इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों एवं फूल मियां सर ने जिन्होंने हमको आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम बहुत आभारी हैं फूल मियां सर के कि इतने बड़े मंच पर, जहां पर सभी शिक्षा विभाग के लोग हैं, सबके अलग अलग अनुभव हैं, इतने अलग अलग लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, तो निश्चित रूप से मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आपके विचार और मेरे विचार जब हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो उस बच्चे के लिए तो उपयोगी होगा ही होगा, लेकिन आपसे बहुत कुछ हम सीखेंगे और हो सकता है कि मेरा कोई विचार आपको भी अच्छा लगे। उस विचार को जब धरातल पर ले जाएंगे, अपने स्कूल में जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगर किसी बच्चे को हमारे विचार से यदि लाभ होता है, हमारे तरीके से यदि लाभ होता है, तो यकीनन हमारी ट्रेनिंग सफल होगी। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। बीज को अच्छी मिट्टी नहीं मिली, बीज को सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, बीज को हवा नहीं मिली, बीज को पानी नहीं मिला, तो निश्चित रूप से वो बीज भी जमीन के अंदर सड़ जाएगा। इसी तरह से प्राथमिक स्तर पर बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स की जिम्मेदारी माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स से कहीं ना कहीं ज्यादा है। जो नींव के निर्माण का काम करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के कैरियर बिल्डअप। तो बेसिक शिक्षा के सभी साथी, बेसिक शिक्षा को पढ़ाने वाले वो सभी अध्यापक, उनके कंधों पर यकीनन बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह की इमारत, जिस तरह का हम ढांचा उसका तैयार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बने। जहां तक विषय की बात है कि इंग्लिश में हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा बच्चा फ्लुएंसी से इंग्लिश पढ़ सके, बोल सके और उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सके। कहने में आसान, लेकिन वाकई ये कठिन काम है। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, सीखने का क्रम एक ही है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए, किस तरीके से सीखने सिखाने का प्रबंध किया जाए कि रुचिकर माहौल में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आसानी से सीख ले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विदेशी लैंग्वेज है। आज इंग्लिश नहीं जानता उसे हम हाफ लिटरेट कह सकते हैं, यानी कि आधा शिक्षित है, वो अर्ध शिक्षित है, क्योंकि इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। और यदि आप इंग्लिश नहीं जानते, सिर्फ हिंदी जानते हैं या सिर्फ उर्दू जानते हैं, सिर्फ संस्कृत जानते हैं, तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां पर आपको हो सकता है भूखा ही रहना पड़े। वो आपकी उस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं ना। लेकिन इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया के किसी भी कोने में इसका यूज किया जा सकता है। और तकनीकी के युग में, आज जो तकनीकी युग चल रहा है, यदि हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हम बहुत पीछे हैं। चाहे वो मोबाइल चलाना हो, कंप्यूटर चलाना हो, लैपटॉप चलाना हो, नीट की पढ़ाई करनी हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी हो, अच्छी जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, जब आप उच्च लेवल पर पहुंचोगे
तो हिंदी वर्जन नहीं मिलेगा, इंग्लिश में होंगी। तो हमें अपने बच्चों की मजबूती के लिए आज से ही ठोस कदम उठाना होगा। अभी से ही हमको एक अच्छा डिसीजन लेना होगा कि अपने बच्चे, आज के हमारे प्राइमरी के बच्चे, जूनियर के बच्चे इंग्लिश में अच्छा ज्ञान कैसे अर्जित करें। हम चाहते हैं कि बीच बीच में हमारे जो साथी हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके नाम हमको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कि हम बीच में आप लोगों से बात भी होती रहे तो हम समझ, किसी से अगर हमें बात करनी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो क्योंकि इंटरेक्शन बन में नहीं होना चाहिए कि हम बोलते रहे, आप केवल श्रोता हैं, आप सुनते रहे और ट्रेनिंग पूरी हो जाए। जो मैं कहना चाहता हूं, जो आपसे बात करना चाहता हूं, वो पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम दोनों मिलकर के आपस में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे, तब तक आप रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई साथी ये बताए कि लैंग्वेज है क्या। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का मतलब है कि अपने विचारों को सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक हम दूसरे तक पहुंचा सकें। एक ऐसा माध्यम की जरूरत होती है। बोल करके, दिखा करके, हमने चित्र दिखाया और हम जो सिखाना चाहते हैं, यदि आप सीख गए तो उस चित्र ने भी आपको क्या किया? कन्वे किया, यानी कि वो बात आप तक पहुंचा दी। मैं आपको अपना कुछ बताना चाहता हूं तो उसके लिए हमको एक माध्यम की जरूरत होगी, तो दैट इज द लैंग्वेज। यानी कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार मेरे तक आते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग के, कि स्टार्टिंग लेवल पर, अर्ली लेवल पर हमारी स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए। कोई साथी बताएगा कि शुरुआत कहां से करते हैं हम क्लास में? कक्षा 1 में जब बच्चा एंटर करता है तो हमारी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में हमको बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है, बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसा कि हमने अभी बताया कि हम उस बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बच्चा हमारे क्लास में आता है, चाहे वो मैथ सीखना चाहता हो, हिंदी हम उसको सिखाना चाह रहे हो, इंग्लिश सिखाना चाह रहे हो, तो हमको स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही बहुत ज्यादा केयरफुल, बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हम उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करें, किस तरीके से उसको पढ़ाएं कि बच्चा एक अच्छे माहौल में, इंटरेस्टिंग वे में सीखता चला जाए। तो कोई साथी बताएगा कि शुरुआत कैसे करते हैं आप अपने क्लास में? सर, आपके विचार आमंत्रित है। कोई साथी स्टार्टिंग की बात करें, जब हम लोग कोई शुरुआत करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आगे जो है, जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो हम लोग क्लियर करेंगे। और मैं तो जो मुझे बोलना है, जो मुझे बताना है, मैं तो बताऊंगा ही। लेकिन अच्छा तभी लगता है कि जब टीचर पूछ रहा हो, बच्चा कुछ जवाब दे रहा हो और बच्चे के मन में जो डाउट है, जिस बच्चे के मन में डाउट नहीं हो सकता, ये मान के चलिए कि वो सीखना नहीं चाहता। जब तक सीखने की ललक नहीं होगी बच्चे के अंदर, तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। राजपूत सर, जो है लोगों के सवाल इनबॉक्स में आ रहे हैं, तो उसमें बहुत से सवाल आए हैं। ABCD को लिखकर, बोलकर, इंट्रोडक्शन से, बच्चों से, इंट्रोड्यूशन से, और फर्स्ट वी एस क्वेश्चन देयर नेम्स, मतलब इस टाइप से आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर। तो सर, आप जिसको भी बुलाना चाहें तो सर आप उनका नेम जो है वो बोल सकते हैं, मैं इधर से उनको अनम्यूट कर दूंगा सर। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। असगर अली सर, जौनपुर से।
असगर अली सर, जौनपुर। सर आवाज आ रही? असगर सर। जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कि अर्ली लेवल पर यानी कि बेसिक के बच्चे की जब हम स्टार्टिंग करते हैं, जब बच्चा पहली बार हमारे सामने आता है क्लास में, तब हम उसको जैसे इंग्लिश सिखाने की बात है तो फर्स्ट डे हम बच्चे का वेलकम करेंगे। कैसे स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं आप? सर सबसे पहले परिचय पूछते हैं। जी, परिचय से पूछते हैं। गुड। परिचय से, इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। जी, वेरी गुड। मतलब डायरेक्ट टीचिंग की बजाय सबसे पहले उस बच्चे से हाल चाल लिया, उसकी खैरियत पूछी और उसका परिचय पूछा, वहां से शुरुआत करते हैं। जी सर। जी, वेरी गुड। तो असगर सर, हम भी यही बताना चाहते हैं कि जब हमारे सामने बच्चा हो तो सबसे पहले तो वो बच्चा हमारा है, जी हम उसके हैं। यानी कि उस बच्चे को मुझ पर यकीन हो कि ये हमारे उस्ताद है, ये हमको कुछ बताना चाहते हैं, है ना? एक जॉयफुल मूड में, एक अच्छे वातावरण में हमने उस बच्चे का हाल चाल पूछा, है ना? क्योंकि पढ़ाने से पहले उस बच्चे को पढ़ना बहुत जरूरी है कि उस बच्चे का पढ़ने का मन है भी या नहीं है। उस बच्चे के मन में कोई डर तो नहीं है, कोई झिझक तो नहीं है, टीचर से डर तो नहीं रहा। हमें अपने और बच्चे के बीच में जो दूरी है, जो गैप है, उसको मिनिमाइज करना होगा, कम करना होगा। बच्चे को ये यकीन दिलाना होगा कि हम उसको, उसका अच्छा चाहने वाले हैं। हमें उसके साथ अच्छी बातें करनी होगी, दोस्ती करनी होगी, फ्रेंडशिप करनी होगी। और जब बच्चे का हम दिल जीत लेंगे तो यकीन मानिए कि बच्चा तो हमारे साथ वैसा काम करेगा जैसे कि हम सिखा सिखा करके प्यार से, अपनी मेथड से, जब एक बंदर को इंसान अपने बस में कर सकता है, जब कहता है कि हंसो तो हंसता है, जब कहता है कि रो तो रोता है, मतलब उसके इशारों पर नाचता है। तो स्टार्टिंग में हमको करना भी यही है कि बच्चे को डायरेक्ट पढ़ाना नहीं है। पढ़ाई लिखाई वाकई एक बहुत कठिन काम है और इसकी कठिनाई को हमको निरंतर क्या करना है कि आसान बनाना है। और आसान तभी बनेगा जब बच्चा हम पर यकीन करेगा कि ये उस्ताद जो है, ये हमारे सर जो है, ये बहुत अच्छे हैं और हमको ये हमारे भले के लिए जो भी करेंगे, ना डांटेंगे ना मारेंगे, बल्कि हमको प्यार से सिखाने का काम करेंगे। फिर हम जिस ट्रैक पर बच्चे को ले जाएंगे, बच्चा चला जाएगा। यही सर हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग है, वो बात की बात है। सबसे पहले तो हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, बच्चे के प्रति हमारा नरम स्वभाव हो। जब बच्चे को यकीन हो जाएगा तो सबसे पहला तो प्रभाव ये पड़ेगा कि अगले दिन बच्चा हंसता हुआ घर से स्कूल आने का प्रयास करेगा। उसकी माँ, उसके पापा उसको रोकेंगे कि नहीं बेटा स्कूल ना जाओ, और बच्चे के अंदर जब ये ललक पैदा हो जाए कि नहीं, वो स्कूल आने के लिए आतुर हो जाए, घर वालों से ये कहने लगे कि नहीं हमको स्कूल जाना है, तो आप ये मान के चलो कि वो बच्चा जहां पर आप ले जाना चाहोगे वहां पहुंचेगा। जब तक बच्चा हमसे नहीं जुड़ेगा, जब वो स्कूल ही नहीं आएगा, जब वो क्लास में ही नहीं आएगा, तो सर हम किसको पढ़ाएंगे, आप किसको पढ़ाओगे? क्योंकि शिक्षा वो वह चीज है कि ये जबरदस्ती नहीं दी जा सकती। जब तक कि उसका लेने का मन नहीं है, उसका सीखने का मन नहीं है, वो चाहता नहीं है, आप डालते रहिए उसकी झोली में, आप डालते रहिए उसकी किताब में, आप डालते रहिए उसकी पॉकेट में, तो उसको लेगा नहीं, क्योंकि उसका लेने का मन नहीं। तो साथियों, सबसे पहले तो मुझे, जैसा असगर सर ने कहा कि हम उसका स्वागत करते हैं, उसका परिचय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमको अपना व्यवहार इतना पोलाइट, इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि बच्चे के दिल को जीतने का काम करें, बच्चे को अपने से जोड़ने का काम करें। जिस दिन बच्चा आपसे जुड़ जाएगा तो आप ये मान के चलिए उस मदारी की तरह, उस जगलर की तरह, जैसा आप नचाओगे वैसा नाचेगा। लेकिन नाचने से पहले आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, बच्चे का दिल जीतने की जरूरत है, बच्चे को अपना बनाने की जरूरत है, बच्चे के मन में स्कूल के प्रति
टीचर के प्रति जो डर है, जो भय है, उसको दूर करना है। आज भी आप अपने बच्चे को डराते हो कि तुम बहुत ज्यादा शैतानी करते हो, बहुत ज्यादा मक्कारी करते हो, 5 साल के हो चुके हो, तुम्हारा दाखिला करा देंगे। 6 साल के हो चुके हो, तुम्हारा स्कूल में नाम लिखा देंगे, मदरसे में नाम लिखा देंगे। यानी कि कुछ गार्जियन क्या करते हैं, तो बच्चे के मन में लगता है कि वाकई स्कूल कोई भयानक चीज है, कोई डरावनी चीज है, टीचर कोई डरावना व्यक्ति है, और हम वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको परेशानी होगी। तो टीचर का जो बच्चे के मन में जो इमेज बनी हुई है, उस इमेज को इतना अच्छा बनाना है कि बच्चा हमसे जुड़ जाए और अच्छे से स्कूल आने लगे। ठीक सर, आगे की बात करते हैं। ठीक है असगर साहब, बहुत अच्छी बात। अब हम आगे की बात करते हैं कि जब बच्चा हमारे क्लास में हंसी से आने लगा, खुशी से आने लगा, क्लास की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, बच्चों की संख्या कैसे बढ़ानी है, ये आपका अपना प्रयास। मैं शुरुआत करता हूं कि शुरुआत से बच्चे को आखिर सिखाना कैसे। बच्चे को ABCD की तो बात बाद में है। सबसे पहले तो जैसे कि इंट्रोडक्शन लिया, हम इंग्लिश की ही बात करेंगे। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा असलम है, तो जब हम बोलेंगे असलम, तो असलम के कानों में असलम गया और असलम अलर्ट हो गए। असलम बेटा कम हियर, असलम स्टैंड अप। असलम स्टैंड अप की मीनिंग नहीं जानता, असलम खड़े होने का मतलब नहीं जानता। वहां पर हमारे पास लैंग्वेज क्या होते हैं, 3 तरीके हैं, एक रिटन, एक ओरल, एक होता है साइन लैंग्वेज यानी कि सिंबॉलिक। अगर हम उठने का इशारा करेंगे, हम कह रहे हैं कि असलम स्टैंड अप, असलम स्टैंड अप। असलम को स्टैंड अप की मीनिंग नहीं मालूम थी, स्टैंड अप नहीं समझ रहा था, लेकिन असलम को जैसे हमने पुश किया, अपना हाथ किया, इशारा किया, ऊपर ले गए, तो असलम के दिमाग में ये बात चली गई कि सर शायद हमसे खड़े होने के लिए बोल रहे हैं। अनायास बगैर बताए स्टैंड अप की मीनिंग उसको समझ में आ गई। कुछ तो इमेज क्लियर हुई। बाद में असलम से हमने धीरे से प्यार से कह दिया, असलम बेटा सिट डाउन। पहले तो सिट डाउन सीधे बोलना है, डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करना है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का यूज करना है। जब वो डायरेक्ट नहीं समझ रहा है, सिट डाउन की मीनिंग नहीं समझ रहा, तो धीरे से पुश कर देना है, बैठ जाओ, है ना। पहले तो इशारा करेंगे, फिर भी नहीं समझ रहा तो हिंदी या उर्दू जो साइड लैंग्वेज है हमारी, जो उसके परिवार की भाषा है, जो सोसाइटी की लैंग्वेज है, उसमें कहेंगे बैठ जाओ। आपने 2 शब्द दे दिए उसको, आपने ABCD नहीं पढ़ाई, बल्कि 2 शब्द बता दिए, शब्द नहीं बल्कि सेंटेंस बता दिए। 2 बार 3 बार जब आपने प्रैक्टिस करी, चौथे दिन 5वें दिन जब आप कहेंगे असलम स्टैंड अप, आपको इशारा करने की जरूरत नहीं, असलम खड़े भी हो जाएंगे, और असलम से जब सिट डाउन कहेंगे तो असलम बैठ भी जाएंगे। आपका काम हो गया ना सर। तो हमको स्टार्टिंग में क्या करना है, इंग्लिश का एक वातावरण, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। डे बाय डे क्लास में जितनी भी क्रियाएं करें हम, चाहे हम चेयर लाने की बात करें, जैसे कि कोई बच्चा हमारे यहाँ मान लिया आसिफ है, हमने कहा बेटा आसिफ चेयर ले आइए। हमें हिंदी का उर्दू का यूज न करके इंग्लिश की लैंग्वेज का बढ़ावा देना चाहते हैं ना, हम इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, तो उस क्लास में बच्चे से बात करेंगे कि आसिफ बेटा चेयर ले आओ इधर। अरे चेयर वो अरे यही कुर्सी ही तो चेयर है, कुर्सी तो जानते ही है वो, उसको केवल इतनी दोस्ती करानी है कि ये जो कुर्सी है ना यही चेयर है, इंग्लिश में इसी को चेयर बोल देते हैं। आपको मीनिंग बताने की भी जरूरत नहीं, वो कोरिलेट कर लेगा, धीरे धीरे पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना। फिर अर्ली स्टेज पे क्या होता है कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के सीखने और सिखाने में, चाहे वो कोई लैंग्वेज, हिंदी हो, उर्दू, दुनिया की कोई भी जुबान हो। तरीका लैंग्वेज को सीखने का एक ही होता है, बच्चे को हमको का खा गा सिखाना है। का खा गा एक मेथड है, मेथड ऑफ टीचिंग है। एक नई चीज इजाद हुई है NCERT के, आंग्ल भाषा संस्थान इलाहाबाद, ELTI जो भी है, ये मैंने वहां से सीखा है कि बच्चे को 3 चीजों पर फोकस करना है आपको, का खा गा। अब का खा गा के बारे में हो सकता है कि आप जानते हो, नहीं जानते तो मैं बताता हूं। का क्या है, यहां पर का का मतलब कबूतर नहीं है, खा का मतलब खरगोश नहीं है, का का मतलब गीत नहीं है, वो गमला नहीं है।
यहां पर का मतलब है कहानी, खा का मतलब है खेल और का मतलब है गीत। का फार कहानी, खा फार खेल और गा फार गीत। साथियों इसको याद रखना है। जो बेसिक के जो टीचर्स हैं, जो बेसिक लेवल पर बच्चों को सिखाने का काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चे के साथ इसको अप्लाई करिएगा। आपके अपने परिवार का बच्चा, आपका अपना बच्चा, आपके पड़ोसी का बच्चा, जिसको आप सिखाना चाहते हो, आप मेथड ऑफ टीचिंग इसको अप्लाई करके देखिएगा, रिजल्ट निश्चित मान के चलिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, सूक्ष्म से बृहद की ओर, ये हमारे मेथड ऑफ टीचिंग होते, इसमें नहीं जाना। एक छोटा सा मेथड ऑफ टीचिंग, का खा गा याद रख लीजिए। बच्चे को कहानी सुनाइए, बच्चे को खेल खिलाइए, बच्चे को गीत आपको गुनगुनाना है, गीत उससे सुनना है। हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी की बात होगी, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो हिंदी की बात होगी। हम बच्चे को क्लासरूम के सबसे पहले तो हम कहा, जैसे कि मैंने कहा कहानी, तो हम कहानी की अगर बात करें बेटा, एक किंग था, अकबर एक किंग का नाम था और ये उसका बहुत बड़ा स्टेट था। उसके स्टेट का नाम ये था, उसके स्टेट में इतने सारे बड़ी बड़ी इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी। अरे कुछ तो उसके जहन में जा रहा, किंग किंग और किंग यानी कि कोई सम्राट, यानी कि राजा। नई चीज दी ना आपने उसको, क्योंकि बच्चे कहानी चाव से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इस कहानी में कौन कौन था और उसके फोर्ट का नाम ये था, है ना। यहां पर नमाज पढ़ने जाता था, उसकी मॉस्क्यू का नाम ये था। क्यों सर? इंटरेस्ट पैदा करना है। एक छोटी सी कहानी आपको गढ़नी है, छोटी सी कहानी। हो सकता है उसके पास में कभी ईद का मेला लगता हो कोई पास की जगह पर, या कोई भी फेमस पर्सन के बारे में आपको 4-6 लाइनें कहानी की एक फ्रेम करनी, कहानी खुद डिजाइन करनी है। 10 शब्द 15 शब्द उस बच्चे के कान में जब जाएंगे, जब यहां से जाएंगे तो यहां से निकलेंगे, और जब यहां से नहीं जाएंगे तो यहां से जीवन में कभी नहीं निकलेंगे। आपको इनपुट डालना, इनपुट कंप्यूटर के कीबोर्ड पर, मोबाइल के कीबोर्ड पर अगर आपने मेरा नंबर डालना चाहा कि हमें राजपूत सर को फोन करना है, तो आपके कीबोर्ड पर RAJPUT, जब तक सर्च नहीं करोगे राजपूत का नंबर नहीं मिलने वाला आपको। आपको इनपुट डालना होगा, और जब आपने इनपुट डाला, उसके कान में कोई चीज उसको सुनाई, तो आप यकीन मानो कि मुझसे तो निकलना, आउटपुट तो होना ही नहीं है। आउटपुट तो होना ही है, जब कान में नहीं जाएगा तो मुंह से नहीं निकलेगा। सुनाना है, कहानी सुना दी आपने। कहानी मुझको केवल बच्चे को जोड़ने के लिए सुनानी है, बच्चा मुझसे जुड़ जाए, उसका भय खत्म हो जाए, और भय खत्म होने के साथ कुछ अंग्रेजी के नए शब्द भी बच्चे के कान में चले। अब आइए सर, अगली बारी है कि अगले दिन की बात है, आओ खेल खेलते हैं। आज भी सर हमारे साथ 500 लोग जुड़े हुए हैं। यदि मुझे यहाँ कहीं एक बड़ा सा प्रांगण होता, हम सभी लोग बैठे होते और हम लोग कहते कि चलिए पढ़ते पढ़ते हम लोग 1 घंटा हो गया, आइए खेलते हैं। 500 लोगों में से 400 लोग कहते चलो सब खेल लिया जाता। इस उम्र में भी आपको खेलने की वो ललक है। खेल शब्द के नाम से ही एक अजीब सी अच्छी, क्या एक अच्छा जीवन जीने का मन करने लगता है। पुराने दिनों की याद आ जाएगी आप, है ना। खेल बचपन से लेकर के जीवन के अंत तक सभी को अच्छा लगता है। बस खेल बदलते रहते हैं। शुरुआत में हम कोई खेल खेलते हैं, बड़े होकर के कुछ खेलते हैं, लास्ट में और कुछ खेलते हैं। है सर, ऐसा नहीं है, लेकिन खेल जीवन भर नहीं छूटता है। खेल हमेशा अच्छा लगता है। खेल के प्लेग्राउंड में जब हम बच्चे को ले जाएंगे, अभी तक वो खेल का मैदान जानता था, आइए क्लास से बाहर चलते हैं बच्चे, क्लास से बाहर निकलिए, आइए ग्राउंड में चलते हैं। ग्राउंड में गए, कौन सा गेम पसंद है? किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है। आपके पास जो भी है आपने बच्चे को देने का प्रयास किया, लेकिन
आप देखो इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, इसमें हिंदी का कोई शब्द नहीं है, उर्दू का कोई शब्द नहीं है। प्लेग्राउंड में आइए, हम लोग गेम खेलते हैं। आइए प्लेग्राउंड में, बॉयज एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ। बैडमिंटन जो है गर्ल्स खेलेंगी, बॉयज फुटबॉल खेलेंगे। और देखिए ये फुटबॉल जो है, और इस पे आप अच्छे से किक मारेंगे ताकि वो उस गोल की तरफ जाए, और उधर का जो गोलकीपर है वो अपने गोल में फुटबॉल को एंटर नहीं होने देगा। उस टीम के जो कैप्टन है उनकी ये जिम्मेदारी है अपनी टीम के साथ कोऑपरेट करें, उस टीम को इसलिए मोटिवेट करें कि हम सब मिलकर के अटैक करेंगे और दूसरी तरफ हमको गोल करना है, क्योंकि इसमें हमको जीतना है। हमारा टारगेट है दूसरी टीम को डिफीट देना, दूसरी टीम को हराना। सर 50 शब्द अगर हमने प्लेग्राउंड में बोले और हफ्ते में 2 बार खेल खिलाया तो उन 50 शब्दों में 5 शब्द तो बच्चे के कान में गए। मीनिंग नहीं जानता अलग की बात है, मेरा तो काम अभी पढ़ाना उसको है ही नहीं। मैंने उसको पढ़ाने की भी बात ही नहीं करी, पहले कहानी सुनाई, अब मैं खेल खिला रहा हूं, अब मैं गीत कहलवाऊंगा उससे। अगर मेरी किताब में जॉनी जॉनी यस पापा, अब तो आपके यहां भी सर एनसीईआरटी की बुक्स चलने लगी, जो हमारी बेसिक शिक्षा परिषद में बुक्स चलती हैं, मदरसा में भी वही किताबें चल रही। जी सर, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं हमारे यहाँ। एनसीईआरटी का जी हेलो, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें होने से ये फायदा हुआ कि यूपी के किसी भी जिले में रहने वाला, किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का जो ज्ञान का जो स्तर है इक्वल हो गया। मेरी किताब में भी वही किताब मतलब पोएम है और आपकी किताब में भी वही पोएम है। अब हम जब बच्चे के साथ पोएम को रिसाइट करेंगे, जब पोएम को अपने जेस्चर के साथ में, हाव भाव और लय के साथ में जब वो पोएम बच्चा कहेगा, कहने से पहले हमको कहना होगा। हम कैसे कहेंगे? एक नीरस वातावरण में अभी तक हम पोएम सिखाते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। न कहीं पर लय है, न कहीं पर हाई टोन रखनी है कि लो टोन रखनी है, सर ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। जबकि आपको मालूम होना चाहिए, हम सभी जानते हैं कि प्रोज और पोएट्री में बहुत डिफरेंस है। सर कोई बताना चाहेगा कि प्रोज और पोएट्री में डिफरेंस क्या है? यानी कि यदि हम कोई कहानी इंग्लिश की पढ़ रहे होंगे तब कैसे पढ़ेंगे, कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब कैसे पढ़ेंगे, और कविता पढ़ रहे होंगे तब कैसे पढ़ेंगे? कोई अंतर है सर क्या? कोई साथी अपना माइक खोलिए और बताइए कि केवल एक डिफरेंस बता दीजिए कि गद्य और पद्य में, यानी प्रोज और पोएट्री में डिफरेंस क्या है? सर आप किसी का नाम बोल दीजिए। अच्छा चलिए मैं नाम बोलता हूँ, ठीक है ये सर असल बात है क्योंकि सबको वो म्यूट। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। ए फिरोज अख्तर सर कन्नौज से। ठीक है सर। फिरोज अख्तर सर कन्नौज। जी जी सर, मैं फिरोज सर आप अपना जो है माइक अनम्यूट करिए। फिरोज सर आपको रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, कृपया उसको जी सर। फिरोज साहब आपके पास जो और मोबाइल रखे हुए हैं कृपया उन सबसे कहिए कि थोड़ा दूर हो जाए, नहीं तो इको जो है वो आती रहेगी। जी सर आ रही आवाज। हाँ सर, अभी जानना चाह रहे थे कि जैसे कि हम जब प्रोज पढ़ाते हैं, कोई चैप्टर पढ़ाते हैं इंग्लिश का बच्चे को, तो उसके पढ़ाने के तरीके में और जब कोई पोएम पढ़ाते हैं, क्या दोनों के तरीके में कोई अंतर है सर? नहीं है? जी सर आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही सर क्या आपको? जी सर। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि प्रोज को पढ़ाने का, यानी कि गद्य को पढ़ाने का, इंग्लिश में जैसे कोई चैप्टर पढ़ाते हैं हम, उसको पढ़ाने का तरीका
और जब कोई कविता पढ़ाते हैं यानी कि पोयम पढ़ाते हैं, दोनों के पढ़ाने के तरीके में सर कोई अंतर रखते हैं मतलब या नहीं? जी अंतर होता है सर। अंतर होता है ना सर? जी सर। क्या अंतर होता है सर? अंतर होता है, कोई पढ़ाते हैं कविता के रूप में गाकर जी, और उसको पढ़ के और बताते हुए चलते हैं और बातचीत भाषा में अपनी। जी ठीक है अख्तर साहब। हम ये जानना चाह रहे थे कि पोयम को पढ़ाने का जो हमारा तरीका है वो डिफरेंट है, वो अलग है। अगर आपने उसमें हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर का ही अगर आपने प्रयोग नहीं किया तो पोयम की सही मीनिंग बच्चे को समझ में नहीं आएगी। जब हम ट्विंकल ट्विंकल की बात करेंगे तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर above the bird so high like a diamond in the sky। हम बच्चे को 3 बार 4 बार 5 बार रिसाइट कराएंगे, रिपीट करेंगे। बच्चे को इस पोयम का कोई भी मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन बच्चा यदि मेरे कदम से कदम, मेरे हाथ को देखते हुए, मेरे इशारे को देखते हुए यदि अपनी एक्टिविटी करने लगा तो यकीन मानिए कि उसको मजा आएगा। जब आनंद आएगा, जब इंटरेस्ट आएगा तो उसकी मीनिंग उसको ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएगी। प्रोज की तरह कभी पोइट्री को मत पढ़ाइए, क्योंकि प्रोज जो है वो माइंड की लैंग्वेज है और पोइट्री हमारे हार्ट की लैंग्वेज। जब हृदय में, जब हार्ट में कोई ऐसी बात होती है कवि के, तब वहां से कविता निकलती है, वहां से पोइट्री निकलती है। और ये दिमागी भाषा है, जो दिमाग में आया, जो चाहा आपने कहानी लिख दी, वो प्रोज है। प्रोज को पढ़ाने का और पोइट्री को पढ़ाने का तरीका हमारा डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। फिलहाल हम बात कर रहे थे गीत की। कहानी, खेल और गीत के माध्यम से यदि बच्चे को हम पढ़ाएंगे शुरुआत से, अब हमारी बात होती है अल्फाबेट की, कि जब हम, ये तो हमारे प्रयोग हो गए खेल के मैदान में, क्लास के अंदर जनरल वे में हम बात करते रहे। अब हमारी क्लासरूम के अंदर 40 बच्चे बैठे हुए हैं, हम ABCD की भी शुरुआत जब करेंगे तो हमारा टारगेट बहुत छोटा होना चाहिए कि आज हम केवल 5 अक्षर ही सिखाएंगे, बल्कि 3 ही सिखाएंगे, A, B और C सिखाएंगे। ABC को भी सिखाने के लिए इतना प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो ABC क्लास में बैठे हुए 40 बच्चों के समझ में आ जाए कि 3 हरूफ, 3 लेटर आज हम सिखाएंगे, तो हमारा ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि 3 हम सभी को सिखा देंगे। ABC जब तक हमारे 3 बच्चे, 30 बच्चे ना सीख जाएं, तब तक ABC को ही हमें रिपीट करना है। इसी तरह से 26 अक्षरों को सिखाने में यदि आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर भी लग जाए तो आप आगे जाने की जरूरत नहीं। ABCD उसको सिखा करके ही आगे बढ़िए, क्योंकि सीढ़ी के पहले पावदान पे यदि आपने ठीक से कदम नहीं रखा, आप लड़खड़ा गए, तो सीढ़ी के अगले पावदान पे आप चढ़ नहीं पाएंगे। तो पहले पावदान पे मजबूती से पैर रखना है, यानी कि बच्चे को ABCD अच्छे से सिखा देनी है। अगर ABCD सीखे, बच्चा आगे वर्ड फ्रेम नहीं कर सकता, शब्द नहीं बना सकता, और शब्द नहीं बना सकता तो आगे सेंटेंस यानी वाक्य नहीं बना पाएगा। तो स्टार्टिंग में हम सभी की ये जिम्मेदारी है, कहानी, खेल, गीत के साथ में जो हमारी मेन आवश्यकता है, बच्चे को अल्फाबेट की जानकारी देना। तो अल्फाबेट को सिखाने में जितना टाइम लगे, टाइम लगाना चाहिए, और जब अल्फाबेट हमारा बच्चा सीख जाए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, तब हम उसको आगे ले जाएंगे। जैसे कि फिर हम कोई साउंड ले लेते हैं कि आज ऐट वाले साउंड के शब्द जो है हम सिखाएंगे। आप एक शब्द मैंने लिख दिया बैट, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया BAT, बच्चा हमारा ABCD जानता था, उसने पढ़ के हमको बता दिया B
BAT। हमने कहा भैया BAT मिलकर के बैट हो गया। दूसरा हमने लिख दिया CAT कैट, फिर लैट, फैट, रैट, मैट। अगर एक साउंड के हमने 4 शब्द लिखे और 5वां जब हमने स्पेलिंग लिखी तो बच्चा उसको एक बार जोड़ने का प्रयास करेगा कि सर ने लिखा है FAT, AT का तो मतलब एट है, यानी कि F पहले लगा हुआ तो ये फैट होगा, और AT से पहले यदि S लगा दिया तो वहां पर वो सैट कहने की कोशिश करेगा। अगर नहीं करेगा तो हम उसको हिंट करेंगे। इस तरीके से बच्चे को हम डे बाय डे, जब वो एक साउंड पार कर लेगा फिर इन साउंड पे लाएंगे। पिन, BIN बिन, TIN टिन, PIN पिन, KIN किन, MIN मिन, LIN लिन। इस तरीके से सर जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है, जब बच्चा कुछ जानता है तो निश्चित मान के चलो कि वो हमारे साथ अच्छे से जुड़ पाता है। जब बच्चा जानता ही नहीं है तो आपकी मेथड ऑफ टीचिंग कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसकी तो समझ में आने वाली ही नहीं है, वो आपसे कुछ नहीं सीख पाएगा। तो हमारा जो बिहेवियर है वो सॉफ्ट हो, और हमारा मेथड ऑफ टीचिंग जितना आप अच्छा कर सकते हो, जिस तरीके से भी बच्चा सीख जाए उस तरीके पे आप चले जाइए। यदि आपको लग रहा है कि इसको हम खेल के सिखा सकते हैं, खिला के, तो खिलवाइए। क्लास में सिखा सकते हैं, क्लास में सिखाइए। क्लास के बाहर आप सिखा सकते हैं, वहां सिखाइए। हम ट्री के बारे में बच्चे को बताना चाह रहे हैं कि पूरा देखिए मैंगो ट्री है। क्या है, व्हाट इज दिस? मैंगो ट्री। इसमें क्या काहे के फ्रूट लगे हुए? मैंगो का फ्रूट है। इसका कलर क्या है? येलो है। इसका स्वाद कैसा है? स्वीट है। तो सर इंग्लिश के एटमॉस्फेयर को इतना फैला दीजिए चारों तरफ, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने वाला आपके अलावा उसको कोई नहीं है। परिवार में लोग इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल सिस्टमेटिक वे में नहीं करते हैं, सोसाइटी में इंग्लिश नहीं बोली जाती है, केवल आप ही माध्यम हो। तो अपने क्लास में ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी का वातावरण उसको आप दो, और जब उसको आसपास वो चीजें मिलेंगी तो निश्चित रूप से वो बोलने का प्रयास करेगा। दूसरा है कि जो मेरी समझ में जो बात आती वो है कि स्टार्टिंग लेवल पर हमको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। जब तक कि बच्चा ABCD ना सीख जाए उसको आगे की ना ले जाए। ABCD अगर आपने सिखा दिया पढ़ना और लिखना, यकीन मानो कि वो किताब तो फ्लुएंसी से पढ़ेगा ही पढ़ेगा। शुरुआत पर दिक्कत वही होती कि हमारा बच्चा ABCD सीख ही नहीं पाता, धीरे धीरे क्लास बढ़ता जाता और बच्चा हमसे दूर होता चला जाता, और जब दूर होता चला जाता, सिलेबस बढ़ जाता तो बेचारा भटक जाता, अपने आप को दबाव महसूस करता है, और फिर जब बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि उस बोझ को वो आगे ले जा ही नहीं सकता, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है या वो पिछड़ जाता। तो साथियों, हमको अपने इसके बारे में, इंग्लिश के बारे में, सीखने सिखाने के बारे में केवल यही बात बतानी थी कि प्राइमरी टीचर्स का स्टार्टिंग में जो टीचर पढ़ाता है बच्चे को, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बच्चा तो गार्जियन ने हमारे हवाले कर ही दिया। अब हम वो तरीका अपनाएं कि जिस तरीके से ये बच्चा सीख जाए। यदि आपने ठान लिया, आपने उसको अपना मान लिया, और आपने ये ठान लिया कि ये मेरा बच्चा है, जिस दिन आपने जुनून आपके अंदर आ गया, आपने चैलेंज ले लिया कि इसको ABCD तो हमें सिखानी ही सिखानी है। 30 बच्चे क्लास में है तो 30 में नहीं तो 10 तो सीख जाएंगे सर, और अगर 10 भी सीख गए तो हम बिल्कुल नीचे पावदान पे थे, हम बीच में आ गए। 10 बच्चों के माध्यम से 4 बच्चे और मोटिवेट होंगे तो आपके क्लास में 50% बच्चे अंग्रेजी की ABCD जान गए, और बच्चे धीरे धीरे फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं के साथ मैं अपने सत्र का समापन करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारे किसी साथी की यदि अगर कोई बात पूछना चाहता है, कुछ उसका सुझाव हो तो सादर आमंत्रित है। कोई जानकारी यदि मुझे है तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, और बाकी आज मुझको
यही बात आप लोगों से साझा करनी थी कि हमारा मेथड ऑफ टीचिंग और हमारा व्यवहार बच्चे के प्रति बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, और हमें अपने काम के प्रति अगर डेडिकेट है तो रिजल्ट तो आएगा। कोई भी काम हो, यदि हम सिंसियर हैं, हम जागरूक हैं, हम एक्टिव हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हम तो जो उसमें दिक्कतें आती हैं, दिक्कतों का समाधान तो हम खोज ही लेते हैं फिर।